हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि मतलब क्या क्या जो मतलब हम फर्स्ट ओपियम वॉर कवर कर रहे हैं उसके कॉजेज़ क्या क्या थे। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार उसको देख लें, अदरवाइज़ ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज़ एक लेक्चर जो है वो फर्स्ट लेक्चर सेकंड से लिंक है, सेकंड वाला थर्ड से, इस तरह से सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपके समझने में आपको आसानी हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस वाइज जितने भी लेक्चर प्रोवाइड हुए हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख सकते हैं। और मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये जो हिस्ट्री ऑफ चाइना की सीरीज़ हमारी चल रही है, इसके साथ साथ हम अदर जो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है हम उसको भी कवर करते चलें। तो उसके लिए हम कुछ टाइम पे मतलब कुछ टाइम बाद या हो सकता है मे बी कल से ही हम एक मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का या अदर सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति, यानी कि जो मतलब फर्स्ट ओपियम वॉर था उसमें ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति कैसी थी। तो इसमें मतलब मैं बताऊं तो हम बात कर रहे हैं इस समय 1839 की। तो 1839 में कोलून में कुछ अंग्रेजी शराबी थे, जो कि मतलब अंग्रेजी शराबी थे, और मतलब अंग्रेजी शराबी या कुछ शराबी थे जो अंग्रेज नाविक थे, आप ऐसे अंडरस्टैंड करो। उन्होंने मतलब जो चीन के जो कुछ ग्रामीण मतलब थे उनकी हत्या कर दी। उसमें से मतलब कुछ लोग घायल होते, बट हत्या एक की हुई थी। तो एक चीनी ग्रामीण की उन्होंने हत्या कर दी, और इस पर जो लिन तजेशु था, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अगर नहीं जानते लिन तजेशु को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप पिछले लेक्चर में देख लें इस चीज़ को। तो जो लिन तजेशु था उन्हें मतलब पकड़कर चीनी कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। लेकिन इलियट के बारे में भी हमने बता चुके हैं, पर मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो ये लिन तजेशु हैं ये चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब सारे व्यापार को देख रहे हैं ये। और जो इलियट है ये ब्रिटिश जो कंपनी है उसकी तरफ से है। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। हमने उसको देखा था कि जो ओपियम की जो पीटियाँ थी वो मतलब नमक चूना भर के, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो इस तरह से हम पीछे आएंगे तो फिर हमारे आगे लेक्चर्स नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें हुआ ये कि लिन तजेसु ने उन्हें पकड़ लिया, जो अंग्रेज शराबी थे, मतलब अंग्रेज नाविक जो थे जो शराब पिए थे, उनको पकड़ लेता है लिन तजेसु, जो कि चीनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उनका एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसने उन्हें पकड़ लिया और चीनी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इलियट ने उन्हें सौंपने से मना कर दिया था। तो हुआ यूं कि मतलब जो लिन तजेसु था उन्हें मतलब चीनी कोर्ट में प्रस्तुत करने का वो ऑर्डर तो दे देता है कि इनको पकड़ो और चीनी गवर्नमेंट मतलब जो चीनी गवर्नमेंट है, जो चीनी कोर्ट है उसके सामने इसको प्रेजेंट करो। बट इलियट उससे मना कर देता है। वो साफ साफ बोलता है कि मतलब उसको जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी जो भी कोई अगर कंपनसेशन चाहिए या कुछ भी, अगर हर जाने के तौर पे उसको कुछ मतलब रकम चाहिए, या एज अ मतलब उसको कुछ कुछ भी सज़ा भी अगर देनी हो, उसको कुछ पनिश करना हो, तो वो अंग्रेजी सरकार करेगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ना कि चाइना की जो गवर्नमेंट है या चाइना कोर्ट है वहाँ पे उसका मुकदमा चलेगा। ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि लिन तजेसु को ये पसंद नहीं आया, और लिन ने क्या किया कि मकाओ, जो कि इनका मतलब व्यापार का केंद्र था, वहाँ पे मतलब खाने पीने की जो भी आपूर्तियाँ थी उसको बंद कर देता है, उसको काट देता है, और मजबूर कर देता है सभी अंग्रेज मतलब जो भी वहाँ पे अंग्रेज थे उनको भागने के लिए। तो इस तरह से मतलब लिन ने ये काम किया कि उसने कुछ मतलब, अब ऑब्वियस सी बात है मतलब सेंस यूज़ करने की, उसने थोड़ी बहुत सेना से हेल्प ली। एज अ स्टोरी में समझाऊँ, वो आता है सेना से हेल्प लेता है, और फिर इस तरह से जो भी वहाँ पे अंग्रेज थे उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, अंग्रेज हांगकांग आ गए थे और युद्ध की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब ओपियम को लेकर, उनके पास बहुत सारे, उनको समानता चाहिए थी, उनको मतलब हर एक तरह से उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसको हम एज अ कॉजेज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस तरह से वो लोग हांगकांग आ गए अंग्रेज, और वो युद्ध की तैयारी करने लगे। अंग्रेजी अदालत ने उन हत्यारों पर मुकदमा चलाया था,
जो मतलब जो था अंग्रेज शराबी जो नाविक था, उस पे मुकदमा चलाया गया, लेकिन वो मुकदमा अंग्रेजी अदालत में चला था, जो कि चाइना की जो गवर्नमेंट है या चाइना की जो कोर्ट है उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसने सिर्फ मतलब वहाँ पे मुकदमा भी चलाया गया और कंपनसेशन यानी कि जुर्माना भी उसको देना पड़ा था। लेकिन चीनी प्रशासन जो था उसको बिल्कुल भी वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था। इससे क्या हुआ कि दोनों मतलब गवर्नमेंट या दोनों कोर्ट में या दोनों कंट्रीज़ में इवन बोले तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा तनाव, मतलब तनाव की स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई। और 3 नवंबर को ब्रिटिश और चीनी जहाज़ों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। मतलब वो व्यापार के थ्रू इधर उधर हुए होंगे, मतलब आमने सामने हुए। और इस तरह से क्या हुआ, ऐसा कोई मकसद नहीं था, युद्ध करने के उद्देश्य से वो नहीं गए थे, बट वो ऐसे ही व्यापार कर रहे थे, कुछ उन्होंने बोला कुछ उन्होंने बोला, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने मतलब जो एक दूसरे से भिड़ गए और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लोगों को चोट भी पहुंची, कुछ लोग भी इसमें मरे भी। तो इस तरह से क्या हुआ कि चीन जो था उसने ब्रिटेन से अपने सारे व्यापारिक, जितने भी उसके व्यापारिक संबंध थे, उसने तोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि युद्ध का प्रारंभ और मतलब जो अंत था वो किस तरह से हुआ। तो विदेश मंत्री पामस्टन ने भारत से दक्षिण चीन पर 16 जंगी जहाज और 4000 सिपाही भेजने का आदेश दे दिया था। जुलाई में इनके द्वारा कैंटन पर अधिकार कर लिया गया। फिर सेना द्वारा यांगत्से नदी के मुख पे, अगर मैं आपको यांगत्से नदी दिखाऊं, मतलब आगे के मैं उसमें दिखा दूंगी यांगत्से नदी को। जस्ट वेट मिनट। यांगत्से नदी, यस, ये रहा। ये जो यहाँ पे यांगत्से नदी आपको बीचों बीच ये दिख रही है, यहाँ के जो मतलब ये यांगत्से नदी ऐसे आ रही है। इसके बारे में भी हमने चाइना की हिस्ट्री में पढ़ा था, ये मैप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखते रहें। तो जो हुआ कि मतलब ये जो यांगत्से नदी है, यांगत्से नदी के मुख पर इन लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने नाकेबंदी कर दी और इस तरह से लिन तजेशु को पद से हटाया गया और चीन शान को समझौता वार्ता के लिए भेजा गया। लिन तजेशु को क्यों हटाया गया? क्योंकि जो लिन तजेशु का मतलब काम था, वो उनको मतलब चीनी गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि लिन तजेसु का जो वर्क है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटा दिया गया। और ची शान को मतलब लिन तजेसु की जगह ची शान आता है, उसको समझौते के लिए भेजा गया। और इलियट से मतलब संधि हुई, मतलब इधर की तरफ से जो है वो ची शॉन है और इधर की तरफ से इलियट है। और ये बात हो रही है 1841 में, एक ट्रीटी हुई थी, नॉर्मल ऐसे मतलब ट्रीटी ऐसे नहीं, उसको एज इट इज बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे से समझौता करने के लिए एक दूसरे के मतलब सामने वाद विवाद करने के लिए, बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए उनको एक दूसरे के सामने प्रेजेंट किया गया। इस संधि में क्या क्या चीज़ें थी उसको हम थोड़ा सा जान लें तो हमको आगे जानने में आसानी होगी। इसमें क्या हुआ कि हांगकांग ब्रिटेन को देना तय कर लिया गया। राजनयिक जो समानता थी वो उनको देना मतलब तय हो गया। जो भी उनका नुकसान हो उसका कंपनसेशन देना मतलब इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चाइना के गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया, मतलब अभी सिर्फ इन दोनों में बात हो रही, वो लोग अपनी शर्तें रख रहे हैं इधर से भी और उधर से भी। और जो यहाँ पे हमने भी देखा कि व्यापारिक संबंध तोड़ लिया गया था, उसको फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन ये समझौता जो था, ये चाहे वो चाइना की गवर्नमेंट हो या फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, दोनों में से किसी एक ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और चीनी गवर्नमेंट को क्या लगा कि जो ची शान था उसने कुछ ज़्यादा ही इस जो मतलब जो ये रियायत है उसको कुछ ज़्यादा ही दे दिया है वहाँ के लोगों को। और ब्रिटिश सरकार को क्या लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इलियट है वो उनसे ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सका इस मतलब ट्रीटी के उसमें। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों को यानी कि चीशान और इलियट को, दोनों को सरकारों द्वारा पद से हटा दिया गया। इलियट की जगह आते हैं हेनरी पेचिंगर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अगर हम आंसर में अपने मतलब कोट करेंगे या ऐसे मतलब डालेंगे इसको तो आई थिंक नंबर बहुत ज़्यादा हमारे इस पे मतलब अफेक्ट होंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ कि मतलब इनकी जगह इलियट की जगह आ जाते हैं हेनरी पीटंगर। और ये आते ही चेशर्ण का द्वीप, जो चेशर्ण का द्वीप निगम्पो, निगम्पो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, निबगम्पो, निगम्पो तथा अमोए नगरों पर संघाई का बंदरगाह और हांगकांग द्वीप, ये विदेशी अधिकार में आते ही ये अपने अंडर में यानी विदेशी मतलब अधिकार में इसको कर लेता है।
और जो तत्कालीन राजधानी उनकी थी पीकिंग तथा जो प्राचीन राजधानी थी नानकिंग, नानकिंग पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है ना कि जनता बहुत ज़्यादा विद्रोही हो जाती है, क्योंकि मतलब होता है ना कि अगर आप कहीं पे भी वॉर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ सेना का नुकसान नहीं होता, उसमें आपकी फसल, आपका जो मतलब फसल के साथ साथ और भी जो आसपास के गांव हैं, रहने की जगह है, हर एक चीज़ बहुत तरह से अफेक्टेड होती है। तो इसलिए वहाँ की जो मंचो गवर्नमेंट थी उसका विरोध शुरू कर दिया गया। अब विरोध शुरू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब चीनी गवर्नमेंट इसको खींच नहीं सकती थी कि वो ज़्यादा दिन युद्ध लड़ सके। बिकॉज हमने बताया कि जो ये यांगत्से नदी है इसके मुख पे नाकेबंदी कर दी गई है, और हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि यांगत्से नदी व्यापार का एक प्रॉपर मतलब एक अच्छा केंद्र थी कि अगर कुछ, क्योंकि उस समय पे तो रेलवे लाइन की सुविधा थी नहीं कि हम सामान को एक दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंचा सके। तो ये नदी जो थी ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती थी। आप ये भी बोल सकते कि इससे पहले मैं होंगो पढ़ाया था, होंगो क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने बताया था कि हुआंगो जो है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा बाढ़ और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना बहुत तबाही लेके अपने साथ आती है, तो उसमें व्यापार करना कौन चाहेगा, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यांगत्से नदी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके मुख पे नाकेबंदी हो गई, इनकी मतलब एक धीरे धीरे जनता में भी आक्रोश की भावना जागृत हो रही, तो इस तरह से चीनी गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि मतलब एक चीन और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं नानकिंग की ट्रीटी। नानकिंग की ट्रीटी का जो डेट है वो 29 अगस्त 1842 है, यानी कि 19 अगस्त 1842। तो इस नानकिंग की ट्रीटी की हम जो मतलब शर्तें हैं हम उसको देखेंगे। तो इन शर्तों में क्या था, पहली शर्त थी कि कैंटन, अमोई, फुचाओ, निगम्पो और शंघाई। मैं एक बार दिखा दूं, ये रहा कैंटन, अमोई, फुचाओ, शंघाई और निगम्पो, या निगम्पो और शंघाई। इन जो पांचों बंदरगाह हैं इनको ब्रिटिश व्यापारियों के निवास के लिए और साथ में व्यापार के लिए, दोनों के लिए खोल दिया गया, और इनमें अपने अफसर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया, यानी यहाँ पे इनके अफसर जो हैं वो नियुक्त रहेंगे। दूसरा क्या हुआ कि हांगकांग द्वीप हमेशा के लिए, ये देखना है, हमेशा के लिए ब्रिटेन को दे दिया गया। ये जो इसकी ट्रीटी की जो भी मतलब शर्तें हैं उसको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि नानकिंग की ट्रीटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था, उसको 5% तय कर लिया गया। और लेकिन इसमें एक टर्म्स जोड़ा गया कि इन फ्यूचर अगर कभी भी टैक्स को इंक्रीज करना हो, यानी कि बढ़ाना हो, या फिर कभी भी टैक्स को डिक्रीज करना हो यानी कि घटाना हो, तो विदाउट ब्रिटेन की परमिशन के चाइना ऐसा नहीं कर सकता। फोर्थ क्या हुआ कि कोहांग को हटा दिया गया, और ऑब्वियस सी बात है कोहांग हटेगा तो मुक्त व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। यह व्यवस्था भी की गई कि मुख्य ब्रिटिश प्रतिनिधि, अच्छा एक मिनट, आप लोग को आई डोंट थिंक कि कोहांग पता होगा, तो मैं एक बार मतलब कोहांग को एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि कोहांग जानना इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर में या ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो मतलब कोहांग क्या है। तो कोहांग को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो चीनी समाज में व्यापारियों का कोई बहुत ज़्यादा तो आदर सम्मान उनका था नहीं, और हमेशा उन्हें शोषक वर्ग समझकर तिरस्कृत किया जा सकता मतलब किया जाता रहा है। मंचू काल में चीनी व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों से अलग रखा जाता था। सरकार द्वारा प्रमाणित जो दलाल व्यापारियों की निगरानी थी और उनसे कर वसूलते थे, मतलब जो कर वसूलते थे और उन पर निगरानी देते थे। दलालों की फर्मों जो मतलब उनकी फर्म थी, यानी फर्म जो थी उनकी, वो 3 दलों में बटी हुई थी। यूरोप के व्यापार के संचालन करने वाले दलालों के दल में 6 से 12 तक फर्में आती थीं और उन्हें एक निगम बना के रखा था। मैं इस बात को एक बार आप फिर से अगर सुनेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं काफ़ी इसको एक्सप्लेन मतलब एक अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्या हुआ था कि वो उनसे कर वसूलते थे। दलालों की जो फर्में थी वो 3 दलों में बटी हुई थी। यूरोप के व्यापार के संचालन करने वाले दलालों के दल में 6 से 12 तक फर्में आती थीं और उन्हें एक निगम उनको मतलब उन्होंने बना रखा था, जिसे ही हम कोहांग कहते हैं। कोहांग की ये गारंटी प्राप्त थी कि बिना कोई विदेशी जहाज
कोहांग से मतलब कोहांग को ये मतलब राइट्स था कि उसकी मतलब इजाज़त के बिना कोई भी विदेशी जहाज कैंटन में नहीं आ सकता, और ना ही बिना इजाज़त के वो किसी भी चीनी पर्सन से वो संपर्क कायम कर सकता था। इसमें और बहुत सारी शर्तें थी। पालकीनुमा कुर्सियों पे विदेशी नहीं बैठ सकते थे। फिलहाल ये कोहांग का तो नहीं था, ठीक है, कोहांग में इसको हम शामिल करेंगे। वो चीनी भाषा नहीं वो सीख सकते थे, चीनी नौकर नहीं रख सकते थे, चीनियों को ईसाई नहीं बना सकते थे, स्त्रियों को वो मतलब व्यापार के मौसम में खुद तो जा सकते थे वो, बट मतलब अपनी स्त्रियों को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि मतलब अगर कहीं पे भी स्त्रियां जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा अपना एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंशन उसको करती हैं, लाइक कि वो थोड़ी मतलब घर बनाना चाहेंगी। और एक व्यापारी का क्या, वो कहीं भी सो जाएगा, बट लेडीज़ का क्या होता है कि उनके लिए प्रॉपर एक घर चाहिए, और भी बहुत सारी उनकी ज़रूरतें होती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि कोहांग को हटा दिया गया, और कोहांग हटेगा तो इतनी सारी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑब्वियस सी बात है मुक्त व्यापार यानी जो फ्री ट्रेड वो डिमांड कर रहे थे वो उनको मिल गया। पांचवा क्या हुआ कि यह व्यवस्था तय की गई कि मुख्य ब्रिटिश प्रतिनिधि और चीन अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार को प्रार्थना ना करके संदेश या पत्र कहा जाएगा। ये क्या का भाई, मतलब ये क्या बवाल है? ये बवाल ये है कि चीनी गवर्नमेंट, मैंने बताया ना कि वो विदेशियों को मतलब फूटी आंख भी नहीं देखना पसंद करती थी, बिकॉज वो सिर्फ अपने कंट्री में रहने देते थे, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। तो उन्होंने क्या है कि जो भी मतलब रूल ये था कि अगर कोई भी मतलब कोई भी संदेश या उसको हम पत्र बोलें, अगर कुछ भी वो लिख के कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं या कुछ भी वो लिख के एक पत्र अगर गवर्नमेंट को, वहाँ के चीनी गवर्नमेंट को सौंपते हैं, तो उसमें प्रार्थना पत्र लिखा जाता था। और उसी को चेंज करके क्या हुआ कि उसको प्रार्थना ना कह के उसमें मतलब संदेश या उसको पत्र कहा जाएगा अब से। छठवां क्या हुआ कि अंग्रेजों पर मुकदमे उन्हीं के अनुसार उन्हीं की अदालतों में चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब होता है आगे चल के इससे बहुत बवाल होंगे। फिर क्या हुआ कि नष्ट अफीम का हर्जाना, जिसकी कीमत थी 60 लाख हजार, हांगकांग के व्यापारियों पर ब्रिटिश नागरिकों के कर्ज के रूप में 30 लाख डॉलर, युद्ध में ये मतलब 30 लाख डॉलर इसकी वो है कंपनसेशन, युद्ध में हुए लॉस के लिए 1 करोड़ 20 लाख डॉलर, कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति की जो थी उसको चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार किया गया। इनको राइट ऑफ इक्वालिटी मिल गई, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए मेन इनकी लड़ाई हो रही है वो क्यों नहीं मिलेगी, तो इनको राइट ऑफ इक्वालिटी मिल गई। अन्य देशों को चीन जो भी सुविधाएं इन फ्यूचर आने को देगा, ये हमारा 9 मतलब कंडीशन है वो, सॉरी 9 मतलब जो 9वां हमारा शर्त है वो है कि अन्य देशों को अगर आने वाले फ्यूचर में चीन कोई भी मतलब कोई भी सुविधा देता है तो वो ऑटोमेटिक, उसके लिए किसी भी चीज़ की मतलब कोई ज़रूरत नहीं होगी इनको, वो ऑटोमेटिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं या ब्रिटिशर्स हैं उनको मिल जाएगा। एक बात आपने नोटिस की कि इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने देखे कि वो लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं, बट इसमें कहीं पे भी जो मेन बवाल हुआ था स्टार्ट अफीम को लेके, अफीम का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो दिमाग हम यूज़ कर सकते हैं कि अभी भी जो अफीम का तस्कर व्यापार है यानी कि इलीगल जो उसका व्यापार हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ये था ब्रिटिशर्स का मतलब माइंड की। और आने वाले फ्यूचर में हमको दिखता है मैं अगर ले लूँ, ये घटना है 1800 मतलब 39 की जब हुआ ये ओपियम वॉर, और 1850 के बाद हमको दिखता है कि जो अफीम की खपत 50,000 पेटियों की थी वो डायरेक्ट बढ़ के 60,000 पेटियों की हो चुकी थी। इट मीन्स कि अफीम वैसे तो मतलब इसका जब जिक्र ही नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात है नहीं, बट ये अभी भी इलीगल तरीके से वहाँ पे बेचा जाएगा, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्रीटी हुई इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। एक बार इस मैप को आप लोग फिर से ध्यान से देख लें, शायद समझ में। ये है हांगकांग, कैंटन, अमोई, फुचाओ, यांगत्से नदी और शंघाई, निगमपो, देखा हमने इसे। फिर आता है कि संधि का जो था वो महत्व क्या था। तो इस संधि ने जो चीन का सार्वभौमिक अधिकार था ना वो बहुत ज्यादा आहत कर दिया था। चीन खुद
उसके ही देश में टैक्स को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, वह इस अधिकार से वंचित हो गया। अंग्रेजों के मुकदमे उन्हीं की अदालत में चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे अंग्रेजों में डर नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मुकदमा उनकी गवर्नमेंट में मतलब उनकी गवर्नमेंट या उनकी कोर्ट में चलेगा तो थोड़ा सा तो वो संवेदनशील उसको लेके होंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके। इस संधि ने पूर्वी एशिया में अनइक्वल ट्रीटीज है उसका एक युग प्रारंभ कर दिया। हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि कितनी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसने चाइना के साथ अनइक्वल ट्रीटीज किया और मजबूरन मतलब करने की कोशिश किया उन लोगों ने, मजबूरन चाइना को करना पड़ा, बिकॉज उसको उसकी कंडीशन पता थी कि वो प्रेजेंट टाइम में किन हालातों में जुड़ रहा है, मतलब किन किन हालातों से वो जूझ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि इस हार से सबको पता चल ही चुका था कि चीन अब शक्तिशाली तो रह नहीं गया है। अनइक्वलिटीज का युग मतलब ये जो मतलब युग स्टार्ट हुआ था ये 1943 तक चलता है, 1943 1943 तक चलता है। इसमें कोई विशेष सुधार तो मतलब नहीं ही हुआ। और इस अनइक्वल ट्रीटी का आधार जो अगर कोई पूछे कि जितनी भी आगे आने वाली अनइक्वल ट्रीटीज थी उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, तो वो था नानकिंग की ट्रीटी, जो कि हमारा कब हुआ था इसको याद रख लें, 29 अगस्त 1842। कब? 29 अगस्त 1842 नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि कब हुई? नानकिंग की संधि 19 अगस्त 1842। 29 अगस्त 1842। 29 अगस्त 1842 नानकिंग की संधि कब हुई? 19 अगस्त 1842। ओपियम वॉर कब हुआ? 1839। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको समझाने में कामयाब हुई होंगी। और जो हमारा मतलब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा कि मतलब वैसे नेक्स्ट से तो हम सोच रहे हैं कि अलग मतलब वो सीरीज स्टार्ट करने के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको, अदर जो मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज हो या कोई भी वर्ड, मतलब बेसिकली हम वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा मतलब मिडिवल हिस्ट्री या इन सब टॉपिक को भी हम कवर करते चलें। जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं बट उसमें लाइक्स नहीं आते, तो अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दो। सो मतलब आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप कि जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग उसको रिवाइज करते रहेंगे। इसलिए मैं ऐसे मतलब इस पेज को जो भी मतलब हमारी पीडीएफ है हम उसको अच्छे से एक बार हम फिर से दिखा दें, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग को नोट्स प्रिपेयर करना हो। और हाँ, जैसे ही हमारे थोड़े से मतलब होता है हमारा फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि अभी तो बहुत कम फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे चैनल पे, तो जैसे ही अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल मतलब क्रिएट करूँगी। और उसमें ये जो भी चीज़ें आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में नोट्स से पढ़ाया था अपने, तो मैं उस नोट्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। बट उसके लिए आप जितना जल्दी चैनल को थोड़ा सा मतलब बढ़ाने में हेल्प करेंगे वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको नोट्स प्रॉपर लिखे हुए आप देख सकते हैं दोनों लेक्चर में कैसे शॉर्ट्स नोट्स भी उसको आप मतलब एक शॉर्ट नोट भी उसको आप समझ सकते हैं, बट उसमें समझाया मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि मुझे खुद पढ़ना था। तो इस तरह से यहाँ से था, सॉरी यहाँ से था, एक बार देखते चले इसको। यस, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मतलब अन्य देशों के साथ जो मतलब अनइक्वल ट्रीटीज़ हुआ, मतलब अन्य देशों ने चाइना के साथ अनइक्वल ट्रीटीज़ किया वो कैसे था। और हम साथ साथ दोनों स्टार्ट करेंगे। मैं तो सोच रही थी 3 सीरीज स्टार्ट करने की, इधर मॉडर्न चाइना की और उधर मतलब मिडिवल हिस्ट्री की। ऐसे हम 2-2 दिन में डिवाइड कर लेते कि 2 दिन मतलब चाइना हिस्ट्री, 2 दिन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक राइट, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर अदर कोई मतलब इटली का एकीकरण या जो भी चीज़ें हैं वो सब। तो इस तरह से हम कर लेंगे उस चीज़ को। तो ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से मैं इस लेक्चर को प्रोवाइड कर दूँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर को। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।